Hello student, myself NK Singh and you are watching NKS Academy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था और उस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे और कुछ मॉडरेट टेबल के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। इस वीडियो सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले पीछे की चीजों को एक बार रिकैप करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि दो चार्जेस जो कि शुरू में इनफाइनाइट सेपरेशन पे होते हैं, उनको फाइनाइट सेपरेशन पे लाने में जो एजेंट वर्क करता है वही वर्क उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मैंने कहीं कहीं पे मैंने बोला था कि उस पॉइंट चार्ज का भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मैं उस चीज को आज ज्यादा क्लियर करूंगा, राइट। पहले तो हम लोग वहां पे समझते हैं कि सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, और मैंने ये भी बताया था कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो कहां पे स्टोर होती थी, सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती थी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, हमने क्या किया था, दो चार्ज सिस्टम से हटके 3, 4, 5 बहुत सारे चार्ज के सिस्टम लिए थे, याद होगा, और उस सिस्टम का हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। ध्यान रहे, मैंने किसी इंडिविजुअल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला था, मैंने एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करते थे, जितने भी पेयर बन सकते थे उतने पेयर आपने बनाए थे और सबका फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई R से गवर्न करा करके सबको आपने ऐड किया था। क्लियर है? और लास्ट में कुछ हमने अच्छे सवाल भी किए थे, जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला था, राइट। इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले तो कुछ बेसिक सवाल को ही कंटिन्यू करेंगे, एक दो सवाल करने के बाद फिर कुछ नए चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आते ही आपको बताया किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का क्या विशेष मीनिंग होती है, राइट। दो चार्जेस में तो ठीक है, दो चार्जेस में सिस्टम का आप बोल लो या किसी पॉइंट का भी बोल लो चलेगा, लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो वहां पे किसी पॉइंट का अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो थोड़ी अलग होती है सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी से। तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा इस वीडियो सेशन में, और इस वीडियो सेशन के आखिरी में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो सेशन में सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस जो कंसेप्ट दिए थे उसी को थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और एक दो सवाल फ्रेम करके फिर धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। तो सवाल आज के सेशन में स्टार्ट हम ऐसे कर रहे हैं, हमने एक चार्ज लेना यहां पे, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई Q0 चार्ज है और जस्ट इसी लाइन में नहीं बल्कि कहीं और प्लस Q चार्ज है, और इनके लाइन के बीच जो सेपरेशन है कुछ गिवन क्वांटिटी है, जैसे D, राइट। और इसको हमने v स्पीड से फेंका है, काफी दूर है इससे, ध्यान रहे फार है। इसको हमने किस स्पीड से फेंका है, v स्पीड से फेंका है। इसका मास कितना है, m। और ध्यान रहे ये जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स्ड। क्लियर है? सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये चार्ज इस चार्ज से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगी उस समय में, ठीक है, उस समय में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। फिर से सवाल सुनिए, ये चार्ज इस चार्ज के सबसे क्लोजेस्ट होगी तो उस समय में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो आप बताइए। क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? जरा गौर से सुनिए, प्रीवियस जो सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एक ही लाइन पे होता था, तो हमने कैसे उसे टैकल किया था थोड़ा सा आप मेमोराइज कीजिए। हमने क्या किया था, सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया था और फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया था। प्रीवियस सेक्शन को आप एक बार देख लेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। लेकिन यहां पे सोचिए, यहां पे अगर ये चार्जेस ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो एक ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट पाथ पर ही जाती रहेगी, इसका सेपरेशन धीरे 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 इस तरह से होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन की वजह से धीरे 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 ये इस तरह से हो जाएगी। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा, सोचो तो। मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब कुछ ये यहां से मुड़ने वाली होगी इस तरह से, यानी इस समय में इसकी रफ्तार इस साइड में होगी, जस्ट टेंजेंशियल इस पाथ के, राइट। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि ये मिनिमम सेपरेशन क्या है, आर मिनिमम क्या है, राइट। अब सोचिए
यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ बदल जाएगी, कुछ v डैश हो जाएगी, और यहां पे एक ही लाइन पे मोशन नहीं हो रहा है, यहां पे इस वेलोसिटी में कुछ एंगुलर इफेक्ट है, मतलब एंगुलर मोशन होने जा रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के टुवार्ड्स देखो, या इसी के अगर यहां भी कोई पॉइंट ले लो और इसी के टुवार्ड्स देखो, तो इनिशियली ये लीनियर मोशन चल रही थी, धीरे 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 क्या हो रही है, एंगुलर मोशन में आ रही है। तो यहां पे ये पार्टिकल केवल लीनियर मोशन नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है। तो यहां पे हमें एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे सोचना पड़ेगा। क्लियर है? वहां पे कैसे होता था, एक स्ट्रेट लाइन पे होता था, तो वहां पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्योंकि वहां पे लीनियर मोशन होता था, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। यहां पे क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब सोचिए क्या करें भाई, सबसे पहले क्या करें, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, फिर बाद में एनर्जी को यूज कर लेंगे। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और एक और बात थोड़ा मैं पीछे का क्लियर कर दूं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों होता था, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते थे। अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों होगा, एक तो इसमें एंगुलर मोशन होता है, चलो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि उसमें टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होनी चाहिए। वाकई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर? अगर जो भी इसमें फोर्सेस है वो कैसी फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, खुद सिस्टम की फोर्सेस है, तो वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी, और उसके वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो इंटरनल टॉर्क्स होगी। तो यहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? सो चलिए एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करते हैं। तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, पता है आपको, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करें, चलो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, तो वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जिसे सोचो ये वेलोसिटी का लाइन ये था ना, और ये पॉइंट है, तो उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, तो लाइन ऑफ मोशन ये थी, और पॉइंट जिसके टुवार्ड्स हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो ये है, राइट। तो वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, सोचो d, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, d। सो m इंटू भी, जो वेलोसिटी है इसकी m भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये इनिशियल मोमेंट है, राइट। फाइनली क्या हो गई, जब यहां पे पहुंची तो फाइनली मोमेंटम क्या हो गई, सोचो, एंगुलर मोमेंटम। तो वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई, और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये दिया ही गया है, वही निकालना ही हमें, r मिनिमम। उस समय हो गया m b डैश, और क्या हो गया ये r मिनिमम। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम आपको पता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से v डैश अगर हमसे कोई पूछा जाए तो vd बाई r मिनिमम हो गया। तो मैंने इस इक्वेशन को निकाल लिया। क्लियर है? v डैश को निकाल लिया, क्योंकि v डैश हमें पता नहीं है। अब क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सोचो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, यहां पे कौन कौन सी एनर्जी है, अगर काफी दूर है तो यहां पे कौन सी एनर्जी है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर ओनली, पोटेंशियल तो है नहीं, काफी दूर है। तो जब यहां पे आएगी तो इसके पास काइनेटिक भी है और साथ साथ करीब भी है, तो पोटेंशियल भी होगी। क्या होगी पोटेंशियल, पहले काइनेटिक लिख लेते हैं, हाफ ऑफ m v डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल तो आपको पता है ना, k q1 q2, कौन सी चार्ज है ये भाई, q नॉट, तो k कैपिटल q नॉट डिवाइडेड बाई r मिनिमम। अब सोचो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से v डैश का वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा, vd का स्क्वायर r मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k q नॉट r मिनिमम। क्लियर है? अब ये इक्वेशन आप देख लो, क्या करना है, r मिनिमम क्या स्क्वायर है और r मिनिमम है, r मिनिमम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिट हो रहा है। हम इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके क्या कर लेंगे, r मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ा अभी डेटा गंदा सा है, इसलिए अब r मिनिमम निकालना इतना पॉसिबल नहीं है, राइट, निकलेगा बहुत गंदे से आएगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में डेटा होता तो कुछ वैल्यूज आते यहाँ पे, और कुछ वैल्यूज आते तो फर्स्ट क्लास तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेते। तो कुल मिला के कंसेप्ट आपको आना चाहिए, जब एक ही लाइन ऑफ मोशन में ना रहे, एक ही लाइन पे ना रहे, तो आप क्या करें, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएं। और अगर एक ही लाइन पे रहे तो वो तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही था, एंगुलर मोमेंटम का नहीं बल्कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज करिए, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कीजिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए, और मैं एक और बढ़िया सा सवाल इंटरैक्शन पे ही मैं एक सवाल आपको लेके आता हूं। ठीक है, पहले कॉपी कीजिए इसको। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूं। जैसा कि आज मैंने आते ही आपको बताया कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की होती है और पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल चार्ज की होती है। मैंने ये भी बताया कि अगर दो चार्ज का सिस्टम है तो सिस्टम का बोल लो या किसी इंडिविजुअल को बोल लो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? लेकिन जब मल्टीपल चार्जेस होंगे, 3, 4, 5, 10 सिस्टम होंगे, तो उस केस में अगर सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बोली जाए और मल्टीपल सिस्टम की बोली जाए, दोनों में बहुत फर्क है। क्लियर है? तो पहले तो भी सीखते हैं कि सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग है, और मल्टीपल का तो आपको पता ही है, हर पेयर को आप क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। तो पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज। राइट? मान लो कि तुम्हारे पास फिलहाल दो चार्ज का सिस्टम है। क्लियर? और इसके बीच का सेपरेशन आर। राइट? अब सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी तो आप बोलोगे सर इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ होगा वही उस चार्ज की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बेशक आप सही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं वर्क पूछूं इंफिनिटी से लेकर के अगर इस पी पॉइंट तक लाने में हुई होगी तो वो क्या हुई होगी, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ यहां का पोटेंशियल और क्यू नॉट टाइम्स ऑफ यहां का पोटेंशियल। इसके वजह से लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये तो पता था। अच्छा, ये तो हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी किसका, उस सिंगल चार्ज सिस्टम का। 1 का मैं बोल देता हूं। ठीक है? ये सिस्टम का भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है और इस सिंगल चार्ज का भी बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम ले लें। सोचिए ये मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। राइट? और मैं आपसे पूछूं कि चलो Q1 का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1। मैं सिस्टम का नहीं पूछ रहा। अगर मैं सिस्टम का पूछता तो क्या बताते, सबसे पहले 1-2 पेयर का निकालते, फिर 1-3 का, फिर 1-4 का, 2-4, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना। तो इस तरह से 6 पेयर बनते थे और 6 पेयर का हम निकाल करके और टोटल आंसर कर लेते। लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो ध्यान से सुने, केवल सिंगल चार्ज की जितने से इंटरैक्शन हो रही है, ध्यान से सुनिए, सिंगल चार्ज की जितने से इंटरैक्शन हो रही है उस सारे एनर्जी को आप ऐड कर लो तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब सोचो वो कैसे। सोचो जब हम इस Q1 चार्ज को लाए होंगे तो क्या जहां पे लाए होंगे तो क्या फील्ड इसका भी उस जगह होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। यानी जिस Q1 चार्ज को हमने लाया है क्या वो केवल Q2 के फील्ड में लाया है कि एट ए टाइम में तीनों के फील्ड में लाया है, तीनों के फील्ड में लाया है। तो वर्क क्या होगी, सोचो जिस चार्ज Q1 को लाया है और जहां पे लाया है वहां का पोटेंशियल, और वहां की होगी क्या, एक्चुअली में तो होगी यही ना कि Q1 और जहां पे लाए हैं वहां का पोटेंशियल। लेकिन सोचो जहां पे लाए हैं वहां का पोटेंशियल तो ये V2 की वजह से भी होगा, फिर वो इस V3 की वजह से भी होगा, फिर V4 की वजह से भी होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे सारे चार्ज के पोटेंशियल के वजह से जो होगी Q1 में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये चीज है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस Q1 का हम केवल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, सिस्टम का नहीं लिख रहे हैं। तो Q1 का पोटेंशियल एनर्जी लिखने में बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे, लेकिन भी लिखने में इन सारे का पोटेंशियल यहां पे यूज करना पड़ेगा। सो क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर सिंगल चार्ज का मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो केवल मुझे जितने भी इंटरैक्शंस हो रही है उसका केयर करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं तो ज्यादा फील आएगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। मान लीजिए कि एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये साइड मान लो L है। राइट? और हमसे पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 ओनली। क्लियर है? Q2। तो आपके आंसर्स क्या होंगे? पोटेंशियल एनर्जी Q2 का अगर पूछा जाए तो क्या करोगे? इसका इंटरैक्शन इसके साथ है और इसका इंटरैक्शन इसके साथ है, तो किसी एक के साथ इंटरैक्शन होती है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, K Q1 Q2 बाई R। तो क्या होगा सोचो, K Q2 Q3 बाई L, और फिर इसके साथ इंटरैक्शन है तो K Q1 Q2 बाई L। यही होगी इंटरैक्शन एनर्जी केवल 2 की। क्लियर है? तो ध्यान रहे, सिंगल चार्ज का अगर कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो करना क्या चाहिए आपको,
आपको किसी एक चार्ज को लेना है और जितनी भी चार्जेज है सिस्टम में उससे जो इंटरैक्शन होगी, और इंटरैक्शन एनर्जी हमें पता है ना कि Q1 Q2 बाई R, उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सो आई होप आपका ये चीज क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पे अगर बोला जाता कि सिस्टम का बोलो, तो सिस्टम का इसका मतलब जितने ऑल पॉसिबल इंटरैक्शन है, एक इंटरैक्शन, दो इंटरैक्शन और तीन इंटरैक्शन, क्लियर है। इसका तो ऐसे भी दो के साथ तो एक ही इंटरैक्शन और बचता है ना इन दोनों का खुद का, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की अगर हम निकाले तो क्या होता, फिर K Q1 Q2 बाई L, K Q1 Q3 बाई L और फिर K Q2 Q3 बाई L। तो ये सिस्टम का होता, और वो किसका है, किसी पर्टिकुलर चार्ज का है। आई होप आपका ये चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब आइए इस पर एक छोटा सा सवाल करते हैं, यही सवाल एक्चुअली मुझे करना था इसमें। तो सवाल ऐसा है, ध्यान से सुनिए सब लोग। सवाल ऐसा है कि एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखी गई है, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, इस तरह से इन्फिनिटी तक इस साइड में, क्लियर है। और आपसे पूछा गया है कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज या किसी एक निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बताएं। ध्यान से सुनिए, क्या पूछा गया है, किसी एक पॉजिटिव चार्ज या किसी एक निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रहे, सिस्टम का नहीं पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, एक चार्ज का पूछा जा रहा है। सवाल क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी प्लस क्यू चार्ज। चलिए इसी का निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान है सवाल। एक चीज और इस सवाल में मैं दे दूं, सबका गैपिंग गिवन था, सबका गैपिंग क्या था, x, क्लियर है। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। तो किसी सिंगल प्लस क्यू चार्ज का मुझे इंटरैक्शन चाहिए। अब किसी एक को ले लेते हैं, चलो इसी को इंडिकेट करते हैं। तो इसका इंटरैक्शन इसके साथ भी, इसका इंटरैक्शन इसके साथ, क्रम से करते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं करते, मतलब अगल बगल के पहले पकड़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट अगल बगल का करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, इसी तरह से पूरा आ जाएगा इंटरैक्शन। तो इसका इंटरैक्शन इसके साथ, इसका इंटरैक्शन इसके साथ, क्लियर है। तो देखो, तो इसका क्या होगा सोचो तो, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एक्स। देखो, अच्छा इधर भी वो है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब सोचो इन दोनों का तो हो चुका, अब इसका इसके साथ में इंटरैक्शन है, इसका इसके साथ में इंटरैक्शन है, लेकिन अब की बार प्लस वाले के साथ इंटरैक्शन है, तो अब की बार प्लस और प्लस में प्लस होगा ना, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाई एक्स या 2x। सोचो यहां से x, यहां से x, 2x डिस्टेंस है। फिर अगली बार क्या होने वाली है, माइनस में, इस प्लस का माइनस के साथ, इस प्लस का इस साइड के माइनस के साथ, तो 2 टाइम्स माइनस में होगा, तो 2k क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x। तो आप समझ रहे हो, x 2x 3x प्लस, पहला माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरह से आगे क्या होती चली जा रही है, वो चेंज करती चली जा रही है। आई होप आपका ये चीज क्लियर हो रहा होगा। अब सोचिए कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। चलिए कॉमन लेते हैं फटाफट, -2k क्यू स्क्वायर बाई एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा 1, ध्यान से देखिए 1, -1/2 प्लस 1/3, ध्यान से देखते रहें, और इस तरह से -1/4 टू इन्फिनिटी, क्लियर है। अब सोचिए ये पूरा टर्म क्या है, मैंने एक बार और किसी वीडियो सेशन में बताया था कि 1 - 1/2 प्लस 1/3 ये log 2 होता है, ln 2 होता है ना, याद होगा, आप देख लीजिए। तो -2k क्यू स्क्वायर बाई एक्स ln 2, ये आपका टोटल इंटरैक्शन एनर्जी होगी, किसके साथ, प्लस, किसी भी प्लस क्यू के साथ। अब आपके दिमाग में होगा सर इस प्लस क्यू के साथ, यस यही होगी। अब सोचो कैसे, किसी भी प्लस क्यू को हम कंसीडर करें तो उससे इस साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, उससे इस साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, तो कोई इशू ही नहीं है ना, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी एक प्लस क्यू चार्ज को ले लें तो उससे इस साइड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है और इस साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, तो यही कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्लियर है। तो इस तरह से आप इन चीजों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आप एक बार कॉपी कर लीजिए। आइए एक नेक्स्ट सवाल और करते हैं। सपोज कीजिए एक क्यूब है मेरे पास, प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा सवाल किया था, लेकिन इसमें कैसा सवाल पूछा गया था, पूरे सिस्टम का एनर्जी पूछा गया था, याद होगा आपको। इसमें मैं पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहा, मैं कोई एक कॉर्नर के चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा। सवाल ये है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बता दो। साइड इसका L ले लेते हैं। तो
तो कहानी फिर से वही है, बस केवल सिंगल चार्ज को देखेंगे और उस चार्ज का जितने चार्जेस के साथ इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन एनर्जी निकाल लेते हैं के Q1 Q2 बाई आर करके। तो फटाफट सोचो कितनी सिस्टम में चार्जेस है इसको छोड़ करके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स होगा। तो सोचो ये वाला साइड का है, ये वाला साइड का है और ये वाला साइड, तो इससे डायरेक्ट 3 तो साइड वाला कनेक्टेड है। अब ये साइड फेस डायगोनल वाले हैं, ये भी फेस डायगोनल वाले हैं, राइट, और ये भी फेस डायगोनल वाले हैं, यानी 3 फेस डायगोनल वाले हैं। सोचो 1 फेस डायगोनल, 2 फेस डायगोनल, ये वाला फेस डायगोनल, और ये तीनों कैसे हैं, साइड वाले हैं, और एक है बॉडी डायगोनल। तो क्या करते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंटरैक्शन एनर्जी हमें निकालना है तो सबसे पहले एक का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 स्क्वायर बाई साइड कितना है भाई L। तो इन तीनों का तो हो गया। अब फेस डायगोनल वाला देखते हैं, तो एक फेस डायगोनल, दूसरा फेस डायगोनल और ये वाला तीसरा फेस डायगोनल, तो 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है, √2 टाइम्स ऑफ साइड, ये √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है ना। और एक ही बॉडी डायगोनल बच रहा है, कौन सा ये, तो ये हो जाएगा Q बाई √3 टाइम्स ऑफ L। सो ये आपका इंटरैक्शन एनर्जी आ जाएगा। किसका पोटेंशियल एनर्जी है भाई, किसी एक चार्ज का, चाहे वो कोई भी चार्ज यहां से ले लो सिस्टम में, उन सारे का ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है। ऐसे और भी सवाल चाहे तो हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल। मान लो कि ऐसा कुछ सिस्टम है, क्लियर है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ Q है, यहाँ -Q है, यहाँ 2Q, यहाँ +Q, राइट, और इसमें कुछ गैपिंग गिवन है। सपोज करो कि ये 3 है, ये 4 है, राइट, ये भी 4 है, राइट, और सपोज कर लो कि ये 5 है, राइट, बस इतना सा है। तो आपको क्या करना है, इसका टोटल निकालना है एनर्जी, किसका, ए पे जो है, फाइंड करनी है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए। क्लियर है, ऑफ चार्ज एट ए। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे, फटाफट निकालिए। इसके साथ इसका इंटरेक्शन इसके साथ सिंपल सा है भाई। तो ये 3 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 3 4 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब ये 5 और 4 9 है पूरा, और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 981 हो जाएगा +9, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 90, तो ये हो जाएगा 3√10। क्लियर है। अब देख लो ये पूरा 9 है और ये पूरा 3 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, देख सकते हो आप। तो चलो फटाफट निकालते हैं। चलिए पहले का क्या होगा KQ स्क्वायर बाई 5, दूसरे का होगा KQ स्क्वायर बाई 3, बट वो क्या होगा माइनस में, सोचो क्यों, -Q + Q, डिस्टेंस 3 का। नेक्स्ट का देखते हैं फटाफट, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये 2KQ स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है भाई 5, और लास्ट वाले का भी प्लस में ही होगा, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3√10। सो आप इस तीनों को क्या कर लो, सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, और यही इंटरैक्शन एनर्जी या ऐसा कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ए की। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब पहले तो आप इन सब चीजों को कॉपी करिए, और मैं एक फाइनल और एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आता हूं जो देखने में आपको बहुत टफ लगेगा, राइट। मैं बहुत सारा चार्ज का एक सिस्टम बनाऊंगा और उसमें क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर तरीके से मैं सवाल फ्रेम कर रहा हूं। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं वो सवाल अभी फ्रेम करता हूं। अभी पहले कॉपी किया जाए। आइए अब वो बढ़िया वाला सवाल करते हैं। ठीक है, बढ़िया वाला सवाल करने से पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर उसको बड़े लेवल में ले जाएंगे। ठीक है, तो मान लो, सवाल ध्यान से सुनो, मैं सवाल पूरा नहीं लिखने वाला। मान लो कि रेगुलर ऑक्टागन है, क्लियर है, और रेगुलर ऑक्टागन के हर कॉर्नर पे +Q चार्ज ले ली गई है, और सारे का साइड L है। क्लियर। सवाल ध्यान से सुनना, क्या सारा प्लस चार्ज है, बिल्कुल। क्या सारे में रिपल्सन हो रहा होगा, बिल्कुल। यानी कोई एक्सटर्नल सिस्टम से ये क्या होगा, एक दूसरे के पास इस तरह से मैनेज्ड होगा, राइट। जैसे ही हम इस चार्ज को रिलीज करेंगे तो क्या ये भाग जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा, राइट। और जब ये पूरा भाग जाएगा उस साइड में,
इनफाइनाइट पे भाग जाएगा ऐसा मान लो, तो कहीं ना कहीं इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये। तो मान लो कि जब ये रिलीज किया तो ये काइनेटिक एनर्जी जो गेन किया वो मान लो K1, और ये K1 गेन किया है 10 जूल। कितना गेन किया है? 10 जूल। सवाल मैं लिख रहा हूं, सवाल को आप एक बार सुन ले। जब पहले चार्ज को मैं रिलीज किया तो कितनी काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर लिया? 10 जूल, और इनफाइनाइट पे चला गया, काफी दूर चला गया, मतलब वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी थी कि नहीं? सोचो, थी। इनिशियली कौन सी एनर्जी रही होगी? पोटेंशियल। बाद में क्या हो गई है? काइनेटिक। तो चलो, जब ये चला गया तो अब सिस्टम में कितनी चार्जेज है? 7 चार्जेज है। अब 7 चार्जेज है तो अब इसको जस्ट एडजेसेंट वाले को हमने रिलीज करने का मौका किया। जब इसको रिलीज करने का मौका दिया तो ये कुछ और काइनेटिक एनर्जी लेकर के, मान लो 6 जूल काइनेटिक एनर्जी लेकर के तब ये गई। मतलब इसके पास अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सवाल यही है, पहले चार्ज को छोड़े 10 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके चली गई, दूसरे चार्ज को छोड़ा 6 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके चला गया। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि इतने ही डेटा से आप बताइए कि हर इंडिविजुअल चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या रही होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। क्लियर है? वैल्यू। और L का मैं कुछ वैल्यू दे देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। सपोज करो कि 1 मीटर है। अब ये सवाल देखोगे तो तुम्हें बहुत टफ लग रहा होगा कि कैसे Q का वैल्यू हम निकालें। अब थोड़ा सोचो, अगर मैं फर्स्ट चार्ज के बारे में बात करूं जिसे हमने छोड़ा है, तो इनिशियली इसके पास कौन सी एनर्जी रही होगी? सोचो, एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो सिंगल चार्ज की इंटरैक्शन एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी उसकी रही होगी। सिस्टम की मैं नहीं कर रहा हूं, सिंगल चार्ज का। इसके वजह से, इसके वजह से, इन 7 के वजह से रही होगी। ध्यान से सुनना। तो 7 के वजह से इसके पास इंटरैक्शन रही होगी, ठीक, राइट। और शुरुआत में काइनेटिक नहीं थी, रेस्ट में था। बाद में इनफाइनाइट पर चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ऑब्वियसली 0 हो गई, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ गेन कर लिया होगा, जिसको बोला गया है कितना? K1। तो हमने क्या लिख दिया? U7 इक्वल्स 10 जूल, राइट। ये फर्स्ट मान लो कितना हो गया? 10 जूल। जब हम सेकंड को छोड़े थे, ध्यान से सुनना, सेकंड चार्ज को जब हम छोड़े तो वो उसके पास कौन सी एनर्जी थी शुरू में? इंटरैक्शन एनर्जी। कितने के वजह से? सोचो, जस्ट बगल के वजह से, मतलब 6 के वजह से। तो ये तो निकल चुका था ना सिस्टम में, तो कितना बच गया? 7 बचा। लेकिन 7 में खुद इसका निकालना है तो 6 के वजह से निकालना पड़ेगा। तो इसमें 6 के वजह से इसके पास इंटरैक्शन एनर्जी थी, और काइनेटिक शुरू में थी नहीं। बाद में जब चली गई तो काइनेटिक एनर्जी 6 ले लिया, और पोटेंशियल तो इनफाइनाइट पर 0। तो बाद में इसके पास कितनी एनर्जी हो गई? 6 जूल हो गई। तो इसका मतलब शुरुआत में कितनी रही होगी इंटरैक्शन एनर्जी? 6 जूल ही रही होगी। तो चलिए, इससे तो ये फंडा चला गया, पता चल गया कि भाई इसके पास जो एनर्जी थी वो शुरुआत में 10 थी, और बाद में इसके पास जो एनर्जी थी वो 6 जूल थी निकलने से पहले इसकी। यहां तक क्लियर है? अब सोचो, अगर मैं फर्स्ट चार्ज को फिर से ऑब्जर्व करूं, अगर मैं फर्स्ट का इंटरैक्शन 7 के वजह से निकालूं, तो इन 7 चार्ज में से क्या इसका भी इंटरैक्शन इसमें इन्वॉल्व था? तो मैं इसको ऐसा सोचता हूं, मान लो ये प्लस Q का, मैं इसको छोड़ करके बाकी 6 के साथ इंटरैक्शन लिख रहा हूं, और साथ साथ इस चार्ज का भी इंटरैक्शन लिख रहा हूं। अच्छे से समझना, इस चार्ज का इंटरैक्शन इन से लिख रहा हूं, इतना से, ठीक, जिसको मैं U6 बोला हूं, और U1 बोला हूं इसके साथ। सोचो, अब जरा सोचो कि क्या इसका 6 के साथ जो इंटरैक्शन है, देखो ध्यान से देखो, इसका 6 के साथ जैसा इंटरैक्शन है, केवल 6 के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्या एग्जैक्टली वैसा ही इसका 6 के साथ होगा? सोचो तो, अगर ये चली गई होगी तो यहां तो नहीं होगा, तो केवल बगल वाले, फिर बगल वाला, फिर बगल वाला, फिर बगल वाला, फिर बगल वाला, फिर ये वाला, जैसा इसका देख लो, बगल वाला, इस तरह से इसका छोड़ करके ये वाला। तो ऑब्वियसली देख रहे हैं कि अगर मैं किसी एक चार्ज की बात करूं, इसके चार्ज की बात करूं, या फिर इसके चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो अगर 6 से इंटरैक्शन देख रहे हैं इसको छोड़ के, तो जैसा सिचुएशन इसके लिए बन रहा है 6 का, वैसा ही एग्जैक्टली इसका 6 के साथ बन रहा है। इसका मतलब इसका 6 के साथ जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा और इसका 6 के साथ जो इंटरैक्शन एनर्जी होगा, दोनों एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये जो U6 है ये कितने के इक्वल है? सोचो, 6 के इक्वल। तो U7 कितना है भाई? 10। ऑब्वियसली कितना है? 10।
और U6 कितना है 6 प्लस U1, और U1 क्या है सोचो, किसके किसके बीच का इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन। देखो U7 मतलब सातों के वजह से इंटरेक्शन को मैंने दो पार्ट में कर लिया, एक एडजेसेंट वाला U1 और बाकी वाला कितना U6 वाला। तो ये हो गया 4 इक्वल्स U1। अब तो बहुत आसान है, U1 मतलब एडजेसेंट वाला, और एडजेसेंट वाला क्या लिखते हो KQQ बाई R, और R क्या है 1, K तो आपको पता ही है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर, सो Q विल बी 4 बाई 9 इंटू 10 की पावर 9 रूट 100। तो ये चार्ज हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। ये तो मैंने एक नॉर्मल सवाल सेट किया जो ऑक्टागन पे था, क्या इस पर 4000 गॉन भी लिख सकते हैं, राइट, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको मैंने ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए एक सवाल ले लिया, इस तरह से ऐसे जनरलाइज कर दिया और बोला कि मान लो कि 2001 गॉन, ठीक है, इसके कितने साइड्स है 2001, और कंडीशंस फिर से वही है, सारे पर इक्वल इक्वल चार्ज है Q Q, राइट, सबका साइड क्या है भाई 1 ले लेते हैं, सबका साइड क्या है 1 ले लेते हैं, राइट। और पहले को जब भेजा तो पहले की काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए K1 थी और कुछ K1 ही भी रख लेते हैं, फिर दूसरे को जब भेजा तो दूसरे का काइनेटिक एनर्जी K2 देखा गया। तो क्या सिमिलर तरीके से बनाएंगे, एकदम सिमिलर तरीके से बनाएंगे। जब पहले का लिखेंगे तो कैसे, पहले का पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से 2000 के वजह से, जब इसका लिखेंगे तो कितने के वजह से 2000 के वजह से, और प्लस काइनेटिक तो जीरो है, बाद में पोटेंशियल जीरो हो गई और काइनेटिक क्या आ गई K1 आ गई। तो यानी U2000 विल बी K1, फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसी तरह से ये तो फर्स्ट का मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं सेकंड का लिखूं तो सेकंड का कैसे लिखेंगे, जब ये निकल गई होगी, सॉरी ये जब निकल गई होगी तो इसका कितने के वजह से 1999 के वजह से, क्लियर, क्योंकि टोटल था 2001, तो एक चार्ज का निकालेंगे तो 2000 के वजह से, और फिर जब एक निकल जाएगी तो उसके बाद इतने के वजह से। और ये ऑब्वियसली 0 इक्वल्स K2 प्लस 0 वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, तो U199 इक्वल्स K2 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब फिर वही कहानी लिखते हैं कि अगर बड़े वाले का ना, पहले वाले का अगर मैं इंटरेक्शन लिखूँ U2000 के वजह से लिखूं तो उसमें से एडजेसेंट को छोड़ दूं तो ये हो जाएगा 199 की वजह से, और ये किसके वजह से एडजेसेंट की वजह से। और फिर ये तो मैंने पहले बताया कि ये और ये चीज़ें आपको पहले से मालूम है, ये कितना है आपका K1 और ये कितना है K2 प्लस पहले के वजह से इंटरेक्शन। तो आप फटाफट सॉल्व कर लो और इसको क्या करेंगे KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी जो साइड का लेंथ है 1 का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से सॉल्व करके हम Q निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो एग्जैक्टली ये पहले की तरह है, थोड़ा ये बड़ा दे दिया जाएगा ताकि बच्चे क्या हो जाए कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन की कोई इसमें बात नहीं है। तो आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। चलिए आप इस चीज़ को अच्छे से एक बार विजुलाइज कीजिए, चीज़ों को देखिए, कॉपी कीजिए, और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ छोटा सा सवाल और मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए। आइए एक छोटा सा सवाल और करते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिंग है, राइट, और इस पे कुछ चार्ज दी गई है। मान लीजिए इस पे चार्ज दे दी गई है 4 नैनोकूलम, क्लियर है। और यहां से फोर मीटर पे एक चार्ज ली गई है 2 कूलम की, राइट। इसका रेडियस गिवन है 3 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस क्यू चार्ज। अब सोचो, अभी थोड़ा सा कुछ बच्चों को यहाँ पे टफ लगेगा। उन्होंने सोचा होगा कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है, हमने तो 2 पॉइंट चार्ज का पढ़ा है या एक चार्ज का पढ़ा है बहुत सारे सिस्टम से, तो Q1 Q2 KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R KQ ऐसे करता था। लेकिन यहाँ तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो चलिए थोड़ा बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, याद कीजिए। अगर कोई सिंगल चार्ज किसी के फील्ड में आती थी, किसी Q चार्ज को किसी के फील्ड में लाते थे, तो जो वर्क होता था एजेंट के द्वारा वही पोटेंशियल एनर्जी होता था उस चार्ज का, या अगर 2 चार्ज का सिस्टम है तो मैं सिस्टम का बोला करता था।
तो जब सिंगल चार्ज को लाए थे तो हमने कैसे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा था? अगर आपको याद हो कि अगर यह प्लस क्यू चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस कोई पी पॉइंट है, तो हम जैसे किसी क्यू नॉट चार्ज को लाए थे तो कैसे लिखते थे पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी या वर्क होता था वो, और होता था क्या? क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट पी। याद कीजिए, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट पी, और फटाफट क्या करते थे? पोटेंशियल एट पी लिखते थे के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यही किया करते थे ना हमने। अब यहां पे तो भी तो वही काम करेंगे। अभी अलग बात है कि यहां पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास कोई रिंग का चार्ज है, और रिंग के वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और वो क्या कर लेंगे? भी का काम करेगा और क्यू नॉट टाइम्स ऑफ भी कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखने में भले टफ लगे लेकिन कोई दम इसमें नहीं है। क्यू इंटू पोटेंशियल एट, मान लो ए है तो ए, क्यू कितना है? 2 कूलम, और पोटेंशियल एट ए कैसे निकालते हो? अगर याद हो रिंग का, तो रिंग का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग ये वाला स्लैंट वाला डिस्टेंस लेते थे ना, तो के क्यू, क्यू जो भी है डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 5। तो 2 के कितना है सोचो? के होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, और कैपिटल क्यू का वैल्यू 4 नैनो है, यानी 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई आर मैंने 5 ले रखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। यस, इतना जूल हो जाएगा। सो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो रहा होगा। अब इसी तरीके से कोई भी सवाल कर सकता है, जैसे कोई डिस्क ले ले और डिस्क के सेंटर पे कोई चार्ज रख दे, या डिस्क ले ले और डिस्क से किसी आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज ले ले, और फिर वहां पे क्या पूछे आपसे? पोटेंशियल उस चार्ज का पूछे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का पूछे, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी सिस्टम बनाए तो आप उसको आराम से डील कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस छोटी छोटी चीजों को पहले आप एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो सेल्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो वो चीज हम लोग अभी करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ध्यान रहे ये जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए नाम से ही कुछ क्लियर है, सेल्फ, राइट। सेल्फ का क्या मतलब? पहले था इंटरैक्शन, ध्यान रहे, पहले क्या था? इंटरैक्शन, मतलब सेल्फ का नहीं उसमें सोच रहे थे, बस दूसरे के साथ उसका इंटरैक्शन क्या होता था। तो अभी मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि सेल्फ क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। पहले क्यों इंटरैक्शन बोला जाता था, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई पहले से चार्ज मौजूद है, राइट। ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास पहले से कोई चार्ज मौजूद है, और मैं इन्फिनिटी से चार्ज का बहुत सारा टुकड़ा लाए जा रहा हूं, छोटा छोटा टुकड़ा लाए जा रहा हूं, ठीक है। तो सोचो चार्ज के टुकड़े में लाया जा रहा हूं लगातार और इकट्ठा कर रहा हूं, राइट। एक हिप में क्रिएट कर रहा हूं, मतलब एक ढेर में बना रहा हूं, राइट। तो सपोज करो कि पहली चार्ज की छोटी सी जब टुकड़ा मैंने यहां पे लाया होगा, तो क्या वाकई कोई वर्क हुआ होगा? नहीं, क्योंकि कोई फोर्सेस वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये चार्ज आ जाएगा तो क्या इस चार्ज के आ जाने से अगल बगल में कोई फील्ड क्रिएट होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा। अब जब नेक्स्ट बार हम चार्ज को लेके आएंगे तो इस चार्ज की वजह से कुछ रिपल्सन फील हो रहा होगा, तो क्या अब उस एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ? बिल्कुल। तो क्या पहली बार जब चार्ज डालें, जब दूसरी बार चार्ज डालेंगे तो क्या कुछ चार्ज डालने में कुछ वर्क होगी? बिल्कुल। फिर अगले लेयर का चार्ज डालेंगे तो क्या कुछ और वर्क होगी? बिल्कुल। और अगले लेयर का चार्ज डालेंगे तो वर्क होगी। क्या इस तरह से चार्जेस का अब जो भी नया सिस्टम हम बना रहे हैं, क्या अब जो भी नया लेयर हम बना रहे हैं, क्या उस सारे नए लेयर में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ रहा है? बिल्कुल। मतलब क्या सीख रहे हैं कि अगर मैं कोई सिस्टम चार्ज का बना रहा हूं, मतलब मान लो कि कोई स्फेरिकल रीजन में मैं चार्ज को इकट्ठा कर रहा हूं, या किसी स्फेरिकल सेल के सरफेस पे मैं चार्ज को इकट्ठा कर रहा हूं, तो क्या इकट्ठा करने में एजेंट को बार बार वर्क करना पड़ा होगा? हर लेयर के रिगार्डिंग कुछ वर्क करना पड़ा होगा, राइट। तो ये जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी, उसके फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी, राइट, उसी को हम लोग बोलेंगे सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सेल्फ क्यों बोल रहे हैं समझ रहे हो? वहां पे इंटरैक्शन
किनके साथ है, किसी अदर के साथ है कि अपने अगल बगल का जो अपने सिस्टम पे जो चार्ज है उसी के साथ है। सेल्फ चार्जेस की वजह से इंटरैक्शन है ना वहां पे, इसलिए उसको बोल रहे हैं सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो बॉडी का, एक हॉलो स्फीयर का और एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का हम लोग सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो आप लोग किसका निकालने वाले हैं, सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, राइट ना, या हॉलो स्फीयर में मैं दोनों तरह का ले सकता हूं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। क्लियर है? और साथ साथ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी काफी बार बोला इस चीज को, सॉलिड हो और कंडक्टिंग हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मटेरियल जरूर अंदर में है, फिर भी चार्जेस कहां एग्जिस्ट करेंगी, सरफेस पे। सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन होने की वजह से सारी चार्जेस सरफेस पर एग्जिस्ट करेंगे। तो हॉलो वगैरह में तो अंदर में मटेरियल नहीं है, उसके वजह से चार्जेस सरफेस पे है, और अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो उसमें कुछ और रीजन से क्या हो रही है, चार्जेस सरफेस पे रही है। तो अल्टीमेटली दोनों में चार्जेस कहां होगी, सरफेस पे इकट्ठा हुई। तो तीनों केसेस एक ही है, सॉलिड कंडक्टिंग ले ले या हॉलो में कंडक्टिंग ले ले या नॉन कंडक्टिंग ले ले, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका हम कैसे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो लॉजिक क्या है, राइट, लॉजिक क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई आर रेडियस का सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, जैसा भी ले लो। तो सोचो जब हम इस पे पहली लेयर लाए होंगे तो क्या कोई वर्क किया गया होगा एजेंट के द्वारा, नहीं। दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, उसके बाद जो भी लेयर लाए होंगे वह वर्क किया गया होगा। और क्या हर टाइम वर्क एक ही हुआ होगा कि अलग अलग, सोचो जरा, हर टाइम वर्क अलग अलग हुआ होगा, क्योंकि पहली बार जब चार्ज डालेंगे तो उसके वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगी इस जगह पे वो थोड़ी अलग होगी। जब नेक्स्ट टाइम चार्जेस और इकट्ठा हो जाएंगी तो पोटेंशियल बढ़ेंगी, तो एजेंट को अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सब क्लियर है ना? तो हर बार एजेंट को अलग अलग वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते ना, किसी क्यू चार्ज को भी पोटेंशियल पर लाने में तो क्यू नॉट इनटू वी ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसा करते हैं ना, इसमें किसी भी टाइम पे मान लेते हैं कि कुछ चार्जेस इस पर आ गई थी और किसी भी टाइम पर मान लीजिए कि इस पर क्यू चार्ज इकट्ठा हो गई हुई है। ध्यान से सुनिएगा, कितनी इकट्ठा हो गई हुई है, स्मॉल क्यू, किसी टी टाइम पर। और हमें करना क्या है, हमें किस सिस्टम का निकालना है, हमें उस सिस्टम का निकालना है जिस सिस्टम पर प्लस क्यू चार्ज फुल्ली हम इस पर लोड कर दे। तब ध्यान से सुनिए मेरी बात, किसका मुझे सेल्फ निकालना है, उस स्फीयर का निकालना है जिस पर हम कितना लोड कर दे चार्ज, प्लस क्यू, कितने रेडियस का है वो, कैपिटल आर। तो हम निकालेंगे कैसे, उसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। तो मैंने क्या किया, किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया कि इस पर चार्ज कितनी आ गई है, प्लस क्यू। क्लियर है, प्लस क्यू चार्ज आ गई। तो इस प्लस क्यू चार्ज के आने से, राइट, कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगी सरफेस पर, बिल्कुल क्रिएट होगी। तो सबसे पहले काम, पोटेंशियल कितनी क्रिएट होगी पहले वो फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू कितनी होगी, सोचो, बहुत आसान है, के जो चार्ज उस समय होगी बाई रेडियस, के क्यू बाई आर, यही तो पढ़ा है ना हमने पोटेंशियल के लिए, के क्यू बाई आर। अब सोचो इन्फिनिटी से अगर मैं छोटा सा चार्ज डी क्यू चार्ज में लाया, छोटा सा चार्ज डी क्यू लाया, तो उस डी क्यू चार्ज को लाने में एजेंट कितना वर्क करेगा, राइट। तो देखो तो कितना होगा, वर्क डन बाय एजेंट इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज, राइट। तो छोटा सा वर्क होगा डी डब्ल्यू, कितना होगा वो, कैसे निकालते हो, सोचो, क्यू चार्ज को लाए हो इन्फिनिटी से पी पे या जो भी है ए पे, तो कैसे निकालते हो, जिस चार्ज को लाए हो, डी क्यू को लाए हो, जहां पे लाए हो वहां का पोटेंशियल, और जहां से लाए हो तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। बार बार मैंने इस फॉर्मूला को लिखा है, जीरो होता है ना। तो डी क्यू, और सोचो तो ए की पोटेंशियल तूने क्या लिख रखा है, ए की पोटेंशियल तूने लिख रखा है के क्यू बाई आर। अब सोचो इसमें वेरिएबल कौन कौन है, क्या क्यू वेरिएबल है, बिल्कुल, हर समय क्यू क्या हो रही है, चेंज कर रही है, तो क्यू ऑब्वियसली वेरिएबल है। आर वेरिएबल है, नहीं। के वेरिएबल नहीं है, दो चीज वेरिएबल नहीं है, बाकी दो चीज वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर ले टोटल वर्क निकालने के लिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम अगर इंटीग्रेट कर ले
के क्यू बाई आर डी क्यू को कहां से कहां इंटीग्रेट कर ले सोचो। तो शुरुआत में कोई चार्ज नहीं थी, फाइनली आपको कितनी चार्ज इकट्ठा करवा लेनी है, प्लस क्यू। तो इंटीग्रेट कर लो टोटल, तो के बाई आर और क्यू डी क्यू, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो क्यू डी क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू फ्रॉम जीरो टू कैपिटल क्यू। जीरो से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल क्यू। तो हमने क्या देखा, टोटल वर्क कितना हो गया भाई, टोटल वर्क हो गया हमारा के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और जो वर्क होती है क्या वही पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बिल्कुल। क्या ये सेल्फ होगी, बिल्कुल होगी। और ये कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो कहां पे स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ध्यान सुनिए, कहां स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये जो एनर्जी है वो कहां से कहां स्टोर है, सोचो। क्या जीरो से आर में स्टोर है या आर टू इंफिनिटी स्टोर है, क्या जीरो टू आर में स्टोर है या आर टू इंफिनिटी में, सोचो जरा। ऑब्वियसली आर टू इंफिनिटी में स्टोर है। क्यों, कंडक्टर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जब फील्ड ही नहीं है तो वहां एनर्जी कहां से आएगी, क्लियर है। तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है आर टू इंफिनिटी में स्टोर है, क्लियर है। और वो कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ध्यान सुनिएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से पूछे तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। सो आई होप आपका ये चीज क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो ये चीज आप पहले कॉपी कर लीजिए और उसके बाद किसका करेंगे हम लोग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेंगे तभी तो अंदर में चार्ज एग्जिस्ट करेगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अंदर में भी होगी कुछ बाहर में भी होगी, राइट। तो वहां पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस चीज को कॉपी कर लिए, फिर मैं जस्ट आ रहा हूं आपको। तो चलिए देखते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज है वो, राइट। सोचो हमें किसका निकालना है, पहले वो एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें तो भाई आर रेडियस पे अगर पूरे अंदर तक कोई क्यू चार्ज को स्टोर कर दिया है, राइट, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, सेल्फ निकालनी है, यही फाइंड करनी, क्लियर। अब इसमें कैसे सोचे भाई, अब तो बताओ कि सॉलिड बना कैसे होगा। सोचो तो एक छोटा सा लेयर हमने डाला होगा पहले चार्ज का, फिर दूसरा लेयर चार्ज का डाला होगा, फिर दूसरा लेयर, फिर ऐसे डालता गया होगा और फिर आर तक में उसको ले गया होगा और फिर सिस्टम बन गया होगा। लेकिन यहां पे गौर करने वाली क्या बात है, सोचो अगर मैं सोचो तो यहां पे जरा, अगर मैं पहला लेयर डाला होगा तो चलिए ठीक है, कोई वर्क नहीं हुआ होगा। दूसरा लेयर डाला होगा तो कुछ इस तरह से डाला होगा चारों बगल, फिर और लेयर डाला हमने, इस तरह से सॉलिड हम बना रहे हैं, फिर और लेयर डाला हमने, फिर और लेयर डाला, इस तरह से हम डालते जा रहे हैं और क्या होते जा रहा है, वो मेरा सॉलिड स्फीयर बनते जा रहा है, चार्ज का एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट होते जा रहा है। अब सोचो यहां पे क्या वेरी कर रही है, दो चीज वेरी कर रही है। चार्ज तो लगातार वेरी कर ही रही है, और क्या इस स्फीयर की रेडियस भी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। और कहां से कहां वेरिएशन करवानी है, जीरो से लेकर कहां तक ले जानी है, कैपिटल आर तक। तो यहां हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, दो वेरिएबल्स। अब मैंने पहले भी बता रखा है, कभी इंटीग्रेशन की चर्चा हुई थी तो बताया था कि इंटीग्रेशन करने में हमेशा ध्यान रखते हैं कि एक वेरिएबल में हो, हमारे लिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल में करना है, राइट। तो यहाँ भी वही बातें होंगी, तो सारी चीजों को हम लोग करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे दो वेरिएबल को हम एक वेरिएबल में लाते हैं। तो कहानी क्लियर समझ में आ रहा है। सॉलिड स्फीयर में क्या प्रॉब्लम है, जब एक चार्ज को डालेंगे फिर अगली चार्ज को डालते जाएंगे तो चार्जेस तो इकट्ठा हो ही रही है, मतलब चार्जेस तो वेरिएबल है ही, साथ साथ रेडियस भी क्या हो रही है, चेंज कर रही है। और प्रीवियस वाले में ऐसा था क्या, नहीं, आपको केवल सरफेस पर इकट्ठा करनी थी और सरफेस की रेडियस क्या थी, फिक्स्ड थी, केवल चार्जेस वेरी कर रही थी वहां, तो वहां तो ईजी हो गया ना। तो यहां पे देखते हैं, मान लीजिए किसी भी टाइम पर क्यू चार्ज आ गई हुई है, बहुत आसानी से कर लेते हैं, और उस समय की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। उस समय की रेडियस क्या है भाई, स्मॉल आर, एट एनी इंस्टेंट। ये किसी भी टाइम की बात है भाई, ये सिचुएशन है, राइट। जब ये सिचुएशन है
तो अभी फिलहाल ए की पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं। पोटेंशियल एट ए क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब फर्दर मैं यहां से डी क्यू चार्ज ला रहा हूं तो कितना वर्क होगा, वर्क कितना होगा सोचो, तो डी क्यू और पोटेंशियल एट ए, वही ना, जहां पे लाए हैं वहां का पोटेंशियल, मतलब जहां से लाए हैं वहां का पोटेंशियल का डिफरेंस, यही करते हैं ना, तो यही आ जाएगा। तो डी क्यू क्या है सोचो, डी क्यू तो डी क्यू है, और भी ए क्या है वो तो हमने निकाल रखा है, के क्यू बाई आर। ये छोटा सा वर्क होगा। अब क्या हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि के कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है? हाँ, के तो कांस्टेंट है लेकिन आर तो कांस्टेंट नहीं है ना, आर तो लगातार क्या होगा, वेरी करेगा। तो यहाँ क्यू भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, प्रॉब्लम हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे किसी तरह से एक वेरिएबल में इसको लाएं। तो वो हम ले आते हैं, पहले आप इस चीज को अच्छे से देखिए। पहले यहाँ पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब सोचिए, थोड़ा बैक में आइए, आपको पूरी सिस्टम जो बनानी है वो कितनी चार्ज की बनानी है, कैपिटल क्यू चार्ज की बनानी है। कितने रेडियस में ले जानी है, कैपिटल आर में, स्फेरिकल रीजन में। तो हमें कुछ डेटा पता है कि मुझे टोटल चार्ज कितनी इकट्ठा करवानी है, कैपिटल क्यू, और कितने रीजन में करवानी है। तो एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर ये है कि हम जहां भी रहें, इस रीजन में रहें या इस रीजन में रहें, राइट, चार्ज की डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। एक यूनिफॉर्म चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, मतलब डेंसिटी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं किसी आर रीजन में अगर हम चार्ज निकालना चाहें किसी आर रीजन में, तो सोचो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इसमें कितनी चार्ज है, क्यू। एक में कितनी होगी, Q/4/3 पाई आर क्यू। इसी को तो डेंसिटी कहते थे ना। तो चलिए डेंसिटी कितनी हो गई भाई, Q/4/3 पाई आर क्यू। इतनी चार्ज की डेंसिटी है, राइट। तो सोचो इतने रीजन में कितनी चार्ज होगी, ये तो निकाल ही सकते हैं ना। इतने रीजन में आर रेडियस में कितनी चार्ज अभी इकट्ठा है, वो क्यू का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे सोचो, ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और रो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सोचो क्यू अगर हम निकालें तो उस समय की जो क्यू होगी, उस समय की वॉल्यूम यानी 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यू इंटू डेंसिटी। और डेंसिटी आपको पता है क्योंकि हमें कुछ डेटा पहले से मालूम है कि मुझे क्या करना था। तो डेंसिटी हमें पहले से मालूम है, Q/4/3 पाई, क्या कर ले, कैपिटल आर का क्यू। 4/3 पाई सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जरा सोचो, कैपिटल क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर का क्यू। तो मैंने देखिए एक क्यू जो वेरिएबल था उसको मैंने एक दूसरे वेरिएबल जो कि आर था उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। हमारा मकसद यहां पे पूरा हो गया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम और रह गया। हमारे पास क्यू वेरिएबल तो ठीक है, लेकिन एक डी क्यू भी तो है, और डी क्यू कैसे मिलेगी, डिफरेंशिएशन से मिलेगी, क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, क्यू को हम लोग स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। द डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी आर। अब डिफ्रेंशिएशन तो आपको आती है, क्यू बाई आर क्यू को पीछे कर लीजिए और स्मॉल आर का क्यू का कर लीजिए। तो क्यू बाई आर क्यू और स्मॉल आर का क्यू का 3r²। तो इस तरह से डी क्यू क्या मिल जाएगा, 3 कैपिटल क्यू आर क्यू इंटू r²। क्लियर है। तो ये छोटी सी चार्ज हमने निकाल लिया। अब फर्स्ट में उन सारी चीज़ों को एक बार पुट करते हैं, एक वेरिएबल में दिख रहा होगा। सो डी डब्ल्यू विल बी डी क्यू इंटू के क्यू। के को पहले कर लेते हैं, फिर डी क्यू। डी क्यू है 3 कैपिटल क्यू r² आर का क्यू, ये तो मैंने लिख दिया डी क्यू का। और क्यू का वैल्यू लिख लीजिए, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर का क्यू इंटू आर का क्यू, राइट, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर से एक कट जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 3k कैपिटल क्यू स्क्वायर देख लें यहाँ पे, और आर का 6 हो जाएगा और आर का 4 हो जाएगा। आर क्यू यहाँ 1 बचा हुआ, छोटा सा वर्क हो गया। इसलिए टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करें, जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर लें। वेरिएबल तो यहाँ पे क्या है भाई, एक चीज़ कहीं छूटा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डी क्यू तो यहाँ पे डी आर छूटा है, राइट। तो यहाँ पे डी आर हो जाएगा, यहाँ पे डी आर हो जाएगा, तो ये डी आर और ये हो गया आपका R4 डी आर। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि आर वेरिएबल है, 0 से कहाँ तक जाना है, कैपिटल आर तक। आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए शॉर्टकट देखते हैं, R 5/5 होगा, राइट, R 5/5। तो R के जगह पर कैपिटल आर, क्योंकि अपर लिमिट डालेंगे तो कैपिटल R 5/5 और 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3kq² बाई R6 और ये कैपिटल R 5/5। देख सकते हैं आप, नीचे एक R आ जाएगा ना और 3/5 टाइम्स आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल जो वर्क हुई वो हो गई 3/5 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। क्लियर? इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे सेल्फ। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या वो एनर्जी 0 से आर में स्टोर है या आर से इंफिनिटी में स्टोर है या 0 टू इंफिनिटी में है? जरा एक मिनट सोचिए इस चीज को। ऑब्वियसली वो इनसाइड में भी स्टोर्ड है और आउटसाइड में स्टोर्ड है, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, वहां पे वो एनर्जी स्टोर होगी। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो एनर्जी होती है वो फील्ड में स्टोर होती है, जहां जहां फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होगी। बिना एनर्जी का फील्ड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसकी जो एनर्जी स्टोर है वो कहां से कहां तक है? 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? 0 टू इंफिनिटी। अगर मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछूं, राइट, कि केवल आप मुझे बताइए 0 से आर में कितनी एनर्जी स्टोर है, इन साइड में कितनी एनर्जी स्टोर है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या करो, सोचो, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक में तो टोटल एनर्जी आपने निकाली रखा। अच्छा, और सरफेस से यानी r इक्वल्स इंफिनिटी तक आपने एनर्जी पहले निकाल रखा है। याद करिए, पहले हम लोग क्या किया था, जब एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर था तो उसमें सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक एनर्जी स्टोर था। तो हम अगर क्या कर लें कि 0 से इंफिनिटी तक की एनर्जी में से सरफेस वाले एनर्जी को अगर मैं माइनस कर लूं तो क्या 0 से r में एनर्जी स्टोर पता चल जाएगी? यस। तो ये भी सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? तो चलिए पहले इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इस पे। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी 0 टू r में कैसे स्टोर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी 0 टू r में क्या होगी तो कैसे करोगे? 0 टू इंफिनिटी में से r टू इंफिनिटी माइनस कर लो, और 0 टू इंफिनिटी में अभी 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर हमने किया है, और उसका था 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। माइनस कर लीजिए, 10r नीचे, 6 के क्यू स्क्वायर माइनस 5, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 10r। तो जब तक ये पूछा ना जाए आपसे कि 0 टू r में, तब तक आप आंसर क्या बोलते रहेंगे? 0 टू इंफिनिटी में। हाँ, स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया कि केवल इन साइड में एनर्जी बताओ, तो ये कुछ हो जाएगा। सो क्लियर है? तो चलिए इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपका करता हूं, एक छोटा सा सवाल और आपको डिस्कस करके बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी वाले पे, राइट। तो छोटा सा सवाल कुछ ऐसा है जिसमें सेल्फ भी इन्वॉल्व है और इंटरैक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, वो आप देख के ही समझ जाएंगे। बहुत छोटा सा सवाल है ये। जैसे आपसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड द टोटल एनर्जी, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, ये सॉलिड है, इस पर मान लो Q1 चार्ज है, इसकी रेडियस मान लो R1 है, इसकी रेडियस मान लो R2 है, इस पे चार्ज Q2 है, और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। अब आपसे पूछा गया कि पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी बताइए। तो ऑब्वियसली ध्यान से देखिए, पूरे सिस्टम की अगर एनर्जी निकालनी होगी तो अभी जब सॉलिड है, मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, तो सोचो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले का तो सेल्फ निकालेंगे, राइट, फिर दूसरे का सेल्फ निकालेंगे, फिर इंटरैक्शन देखेंगे। क्लियर? और सेल्फ आपको पहले का निकालेंगे तो 3/5 टाइम्स ऑफ के Q1 स्क्वायर बाई R1, दूसरे का भी वही 3/5 के Q2 स्क्वायर बाई R2। क्लियर? और इंटरैक्शन में क्या होगा? के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस R, तो के Q1 Q2 बाई स्मॉल r। तो ध्यान रहे, जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाए जिसमें सेल्फ का भी चांस है, इंटरैक्शन का भी चांसेस है, तो आप सेल्फ का भी लिखेंगे, इंटरैक्शन का भी लिखेंगे, और टोटल एनर्जी को आप ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इस चीज़ को कॉपी कीजिए। मैं फाइनली एक छोटा सा सवाल आपको करता हूं जो कि बढ़िया सवाल है, पहले आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। आइए एक अच्छा सवाल लेके आते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, यानी चार्जेस कहां होगी? ऑब्वियसली अंदर में होगी, राइट। इसकी रेडियस मान लो r गिवन है, चार्ज इसकी पूरी Q है,
और इसके सेंट्रल लाइन से एक कैविटी बनाई गई है, टनल जैसा इस तरह से, यस। और ये टनल फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, ये टनल है और कैसी है, फ्रिक्शनलेस। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज को हम मिनिमम वेलोसिटी कितना दें ताकि इस टनल को ये पार कर जाए। क्या पूछा गया, फाइंड भी मिनिमम गिवन टू प्लस क्यू चार्ज so that it just crosses the tunnel, पूरे टनल को वो पार कर जाए। क्लियर, मिनिमम पूछा गया है। ऐसा तो तेज से भी फेंकेंगे तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन उन सारे स्पीड्स में से सबसे कम क्या होगा जिससे वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर, सवाल अच्छा है, इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप अच्छे से सोचिए तो इस चार्ज पे, राइट, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर एक्ट कर रही है, जरा इसको यहां पे विजुलाइज कीजिए। सोचिए, किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में आप होते हैं तो इंटेंसिटी किधर होती है, इंटेंसिटी प्लस की वजह से बाहर की तरफ होती है ना। तो ऑब्वियसली जब हम यहां पे रहेंगे, यहां पे जब अंदर में रहेंगे तो इंटेंसिटी किधर होगी, इस साइड होगी, तो इंटेंसिटी इस साइड होगी, राइट। और आप वेलोसिटी इस साइड दे रहे हो तो इंटेंसिटी इधर होगी, तो फोर्स भी ऑब्वियसली इधर होगी, Q टाइम्स ऑफ E। सोचो, तो अगर किसी को तुम सामने फेंक रहे हो और फोर्स बैक लग रही है तो क्या इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी, सोचो। लेकिन जैसे ही वो सेंटर को क्रॉस कर जाएगी तो सेंटर के राइट साइड में, सोचो, सेंटर के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, जस्ट इस साइड, हमेशा सेंटर से आउट होती है ना। तो जब यहां पे बात करेंगे तो इधर होगी और यहां पे बात करेंगे तो इस साइड, तो यहां पे फोर्स किधर होगा, Q टाइम्स ऑफ E इस साइड, राइट। अब सोचो, झंझट कहां पे है, रिस्क कहां पे। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक भेजूं, इसी में रिस्क है। क्या गारंटी कि यहां से यहां तक वो पहुंच ना पाए, रास्ते से ही लौट के चले जाए, रास्ते में जाए और इसका स्पीड कहीं 0 है, लौट के चला जाए। तो मुझे तो वही करना है ना कि कितना मिनिमम स्पीड से फेंकनी है ताकि जस्ट इसको पूरे पार कर जाए। तो पार करवाने में आपको क्या दिमाग लगाना है, क्या यहां से यहां पार करवानी है कि केवल आप यहां से यहां पे ले जाओ खुद ब खुद, उसके बाद चला जाएगा। ऑब्वियसली वो खुद ब खुद चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहां के बाद फोर्स तो उस साइड लग रही है ना। तो फोर्स जब उस साइड लग रही है तो यहां रेस्ट में भी अगर हो गया ना तो आराम से चला जाएगा। क्लियर है, पहले इस चीज को एक बार देख लीजिए अच्छे से। किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेंटर से बाहर है, प्लस है तो बाहर होगी, राइट। तो जब यहाँ पे रहेंगे तो इंटेंसिटी इस साइड होगी और यहाँ पे रहेंगे तो इंटेंसिटी इस साइड। इंटेंसिटी जिस साइड में होगी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उस साइड लगेगा। तो यहाँ पे फोर्सेस किधर लग रही है, इस साइड में लग रही है, क्लियर। और वेलोसिटी हम इधर दे रहे हैं तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, कम होगी। तो हमारा मकसद केवल है इसको सेंटर पे पहुंचा देना या सेंटर से थोड़ा सा पॉइंट आगे पहुंचा देना, राइट, लगभग सेंटर पे पहुंचा देना। अब सेंटर पे पहुंच जाएगी और थोड़ा भी उधर जाएगी तो क्या होगा, खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से बाहर निकल जाएगी। यस, तो हमारे इस सवाल में पूरे को कवर नहीं करना है, बस यहां से यहां जस्ट पहुंच जाए। और जस्ट पहुंचने का क्या मतलब होता है कि जस्ट यहां पे जाके इसकी स्पीड खत्म हो, जस्ट। और जब यहां पे स्पीड जस्ट खत्म होगी तो उसके बाद थोड़ा भी आगे हुआ तो फील्ड खुद उसको बाहर ले जाएगा। सो कंसेप्ट तो क्रैक हो गया ना। तो करना क्या है, बस केवल एग्जीक्यूट करना है। तो बस यहां से लेकर के यहां तक का फंडा सोचना है। तो क्या यहां पे स्पीड v है तो यहां पे स्पीड v को 0 ले लें जस्ट के लिए, बिल्कुल। तो a से लेकर के o तक सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट a एंड o। सोचिए, तो a पे कौन कौन सी एनर्जी है, a पर काइनेटिक दी गई होगी और पोटेंशियल भी होगी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। a पर क्या होगी, पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक। अब जब ये यहाँ पे गई होगी, जस्ट सेंटर पोजीशन पे गई होगी, तो सेंटर पे काइनेटिक होगी, नहीं होगी। पोटेंशियल होगी, हो सकती है, सेंटर पे किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल होती है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी, हम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे उसके हेल्प से। तो आइए, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी एट a कितनी होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जस्ट लेक्चर में आपको बताया गया है कि किसी भी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो इस चार्ज पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो चार्ज इनटू उस जगह का पोटेंशियल। क्लियर है, उस जगह का पोटेंशियल Q इंटू V एट दैट पॉइंट। तो Q इंटू V एट A
ये 0 और पोटेंशियल एनर्जी तो Q भी एट सेंटर। अब सोचिए, क्या आपको पता है सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होती है? यस, K Q बाई R। तो K Q कितना है? कैपिटल Q। कितनी डिस्टेंस है? R। तो K कैपिटल Q बाई R। और सरफेस के अंदर के किसी सेंटर पे कितनी होती है? अगर आपको याद हो वो फॉर्मूला, अगर याद हो तो क्या होती थी? 3/2 KQ बाई R। कितनी होती थी? 3/2 KQ बाई R। पोटेंशियल एट द सेंटर 3/2 KQ बाई R। तो क्या लिखे? 3/2 KQ बाई। क्लियर है? बस हम लोग क्या करें, हमें तो वेलोसिटी मिनिमम चाहिए थी ना, तो क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लें। इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3KQQ बाई 2R, में से माइनस करना है KQQ बाई R। तो सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो 1/2 आएगा, राइट। तो इस तरह से V स्क्वायर विल बी KQQ बाई MR। सो V विल बी तो ये V कैसी होगी? मिनिमम होगी। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। आप एक बार अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, सवाल का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है। यहाँ से मैंने फेंका है, तो अगर ये सेंटर पे जस्ट ये पहुँच जाए तो सेंटर के बाद उसको आगे फील्ड खुद ब खुद ले जाएगी, राइट। तो मेरा मकसद है कि सेंटर पर जस्ट पहुँचा दूँ तो फिर वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो मिनिमम हम कितना दे ताकि ये सेंटर पर पहुँच जाए, यही हमारा इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और क्यों सेंटर तक पहुँचानी है ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसका विरोध कर रही है लगातार, राइट। वो खुद ब खुद नहीं जा सकती, तो हमें भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए इस चीज़ को आप एक बार कॉपी कर लीजिए।